Student, welcome back to my channel, and in this video we are going to discuss about the physical and chemical properties of non-metal. पहली बात, जब भी हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल्स को लेकर के तो दिमाग के अंदर में क्या चीज आनी चाहिए ये याद रखना है। नॉन मेटल का मतलब है कि ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या चीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि भाई ये लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वहां डोनेट कर रहे थे मेटल्स आपके, तो यहाँ पे ये लोग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे बाहर से। कहां से? बाहर से। एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, क्लोरीन का एग्जांपल लिया। क्लोरीन आपके पास में एटॉमिक नंबर कितना है? 17। कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं भाई जल्दी से, 287। 2 के शेल में, एल शेल में और 7 आपका एम शेल में। तो एम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपकी 7 की। यहाँ पे कहा जाता है कि या तो आप 8 कर लीजिए या तो आप 18 कर लीजिए। तो हमारे लिए नीलेस कौन है? आर्गन। हम चाहिए 18 बना लेते हैं। ठीक, तो 18 बनाने के लिए आप बाहर के शेल में चाहिए बस एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन हमें कहीं से भी मिल जाएगा। मान लीजिए सोडियम ने ही दे दिया, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन हमको बाहर से मिला प्लस, वैसे ही इस पर्टिकुलर एटम के अंदर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 18, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या अभी भी कितनी है? 17, क्योंकि न्यूक्लियस में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ भाई। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो चुकी है तो क्लोरीन के ऊपर में जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव का। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जितने भी नॉन मेटल्स है दे आर हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। व्हाई? बिकॉज दे हैव मोर इलेक्ट्रॉन इन देयर शेल आफ्टर रिसीविंग द आउटर मोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन। जो भी आपके बाहर के फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको ये रिसीव कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनके पास में एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। 1, 2, 3 वो डिपेंड करता है कि इनकी नीड कितनी है। जैसे हमने क्लोरीन लिया, वहां एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड थी। अगर हम इसी जगह पे ऑक्सीजन को लेते हैं तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो उसके ऊपर में 2 का चार्ज आ जाता है -2 के साथ में। तो इसी तरीके से आपका ये बढ़ता रहता है, तो ये 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। आगे चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की प्रॉपर्टी से बहुत अलग है। कैसे अलग है भाई? क्योंकि जो मेटल्स हैं वो आपके कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो वो जनरली सॉलिड स्टेट में है, तो इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी आपको ज्यादा बताई गई। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल्स को लेकर के, तो नॉन मेटल्स में इतनी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मोस्टली गैसेस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये गैसेस स्टेट में है तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो छोटी मोटी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज है हम लोग उसको देख लेते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है, पहली चीज ब्रिटलनेस। अब भाई ब्रिटलनेस क्या चीज होती है? ब्रिटलनेस का मतलब ये है कि जैसे वहां कहा गया कि आपने अगर फोर्स अप्लाई किया तो या तो मेटल थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा या तो पतले वायर में कंडक्ट हो जाए, पतले वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे ही आपने नॉन मेटल के ऊपर में, अगर वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो आपने जैसे ही फोर्स अप्लाई किया, इट कुड बी ब्रोकन इनटू मेनी और 1000 पीसेस। तो वो उसका एक ब्रिटलनेस का नेचर है जो कि आपको इन केस ऑफ नॉन मेटल्स में देखने को मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टीज की बात अगर हम लोग बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में गैसेस स्टेट है द ओनली एक्सेप्शन। ठीक है, गैसेस स्टेट आपको याद रखना है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं स्टेट वाइज तो आपके पास में 2 एग्जांपल है। एक है आपका ग्रेफाइट और एक है आपके पास में डायमंड, जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ग्रेफाइट की बात की जाए तो ग्रेफाइट उतना हार्ड नहीं है, लेकिन डायमंड इज ए एक्सेप्शन। कैसा एक्सेप्शन है भाई? क्योंकि ये नेचुरली अगर देखा जाए तो ये सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस में से है। तो हाँ भाई, गैसेस तो है, लेकिन कार्बन के फॉर्म में ग्रेफाइट और डायमंड 2 एक्सेप्शन हमारे पास है जो कि सॉलिड स्टेट में, और जिसमें डायमंड आपका नेचुरली एग्जिस्टिंग मटेरियल्स के हिसाब से ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट माना जाता है। फिर हम लोग अगर तीसरी चीज की बात करें, मेटालिक लस्टर। नो लस्टर एट ऑल, कोई भी लस्टर हमारे पास में प्रेजेंट नहीं है एक्सेप्ट फॉर द ग्रेफाइट। क्योंकि जो आपका ग्रेफाइट है वो ग्रे कलर में आपको अच्छा खासा दिखाई देता है, तो इसलिए यहाँ पे जो एक्सेप्शन होगा वो आपका किसके फॉर्म में हो जाएगा? ग्रेफाइट के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा। तीसरी चीज इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। अगर हमसे कोई पूछेगा कि भाई क्या इसकी इलेक्ट्रिकल या क्या इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक, तो यहाँ पे भी आपको आंसर मिलेगा नो, अ बिग नो। क्यों? क्योंकि वी डोंट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है भाई। हम
तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए बैठे हुए हैं, तो इसलिए हमारे पास क्योंकि नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर, याद रखना है नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर सकते और हम ना ही थर्मल कंडक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास चार्जेस को मूव कराने के लिए एनर्जी वेस्ट करने का टाइम नहीं है, हमें वो वही एनर्जी यूज करनी है उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए। फिर सबसे लास्ट चीज है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। चूंकि गैसेस स्टेट में है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जब कोई चीज स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ना ही वो सॉलिड में है ना ही वो लिक्विड स्टेट में है। एक्सेप्शन के लिए आप ब्रोमीन को याद कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोमीन आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन अदरवाइज देयर इज नो एज सच रिक्वायरमेंट ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ही लो होता है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप यही बताइए कि हाँ उनका बहुत ही लो पाया जाता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अब आते हैं हम लोग जल्दी से केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के। केमिकल प्रॉपर्टीज में भी थोड़ा लिमिटेशन आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वेरिएशन भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेटल्स का कैसा है कि वो जनरली वो फॉर्मूलाज पे काम करते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स है ना दे आर सो मच फुल ऑफ एक्सेप्शंस, बहुत सारे एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि जो मेटल्स है उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि दे ओनली वांट स्टेबिलिटी। अब वो ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि स्टेबिलिटी उनको किस स्टेट में मिलनी चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आपस में ही इतना ज्यादा इनका हो जाता है कि ये यही नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि कैसे। तो पहली रिएक्शन हम बात करेंगे मेटल जो जनरली ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे थे, तो उसी तरीके से जो नॉन मेटल्स है दे कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, नॉन मेटल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल की रिएक्शन की ऑक्सीजन को लेकर के, तो सबसे पहली चीज आपको ये याद रखना है कि जो नॉन मेटल्स है, एग्जाम्पल कार्बन, ऑक्सीजन दोनों ही नॉन मेटल है, सल्फर ऑक्सीजन नॉन मेटल है, फास्फोरस ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो दे कैन ऑल्सो गोइंग टू पार्टिसिपेट विद द ऑक्सीजन and it is going to form CO2. S is going to react with O2, is going to form SO2. P is also going to react with O2, it is going to form P2O5. ठीक है, तो ये जितने इस तरह की रिएक्शंस आपको देख रहे हैं ये सारे नॉन मेटल्स हैं आपस में, और ये जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो दे आर गोइंग टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब भाई ये इसके बारे में जरूर बात कर लेंगे कि बॉन्ड्स क्या होते हैं और कितने तरीके के बॉन्ड होते हैं। मैं पहले यही आपको पहले क्लियर करना चाहूंगी कि बॉन्ड्स होते क्या चीज है। दो तरह के बॉन्ड्स पढ़ेंगे हम लोग, एक है आपके पास में कोवेलेंट बॉन्ड और एक है आपके पास में आयोनिक बॉन्ड। अगर हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड आपका बनता है शेयरिंग की वजह से, ठीक है, जब आप इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हो। लेकिन आप इलेक्ट्रॉन को शेयर क्यों करोगे? इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग इसीलिए किया जाता है कि जब आप रेडी नहीं हो अपने इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से किसी को देने के लिए, या आपके पास इतना स्पेस नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन बाहर से ले सको, तो आप क्या करते हो, आप अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हो दूसरे के साथ में, ताकि दोनों का काम चल सके। सो द कोवेलेंट बॉन्ड इज ओनली एंड ओनली टेकिंग प्लेस इन बिटवीन टू नॉन मेटल्स। जब भी दो नॉन मेटल का केस आप पढ़ोगे तो जो दो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपस में लेना देना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना कि भाई ऑक्सीजन अगर किसी को देगा, ठीक है, या कार्बन किसी से लेगा, तो उस केस में क्या होगा कि कार्बन को भी प्रॉब्लम होगी, ऑक्सीजन को भी प्रॉब्लम होगी। एक एग्जांपल समझ लेते हैं, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ आपको कार्बन के केस का। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 का मतलब है कि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे और 6 प्रोटॉन्स भी होंगे। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपको दिखाऊं तो ये आपका है 2-4 का कॉन्फ़िगरेशन। 4 का मतलब है कि हम चाहे तो हम बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे कॉन्फ़िगरेशन 2-8 का तो हो जाएगा, यानी हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन अंदर अभी भी प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 6 प्रोटॉन। तो इट इज नॉट इजी फॉर द 6 प्रोटॉन टू हैंडल 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड, और ऑल टोटल 10 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन मिल करके हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में कार्बन बेचारा बहुत ही ज्यादा या तो ओवरलोडेड हो जाएगा, या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज उसके पास में बढ़ जाएगी, जो कि दिक्कत करेगी उसको, और साइज भी बहुत श्रिंक कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे, इस वजह से उसका साइज भी श्रिंक करेगा, इसलिए फिर वो चार्जेस नहीं लेना चाहता है। लेकिन नेक्स्ट, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, भाई 6 इलेक्ट्रॉन है, वो कह दे कि भाई आप इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दीजिए, तो सिर्फ मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के केस में फिर उसके पास ज्यादा हो जाएंगे। 4 प्रोटॉन फ्री है, और वो
फिर बाहर के किसी के भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की या अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द कार्बन टू गेन इलेक्ट्रॉन ऑल्सो एंड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। तो उस केस में बेचारा कार्बन ने एक सोल्यूशन निकाल के रखा है कि भैया मैं कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता हूँ, मैं शेयरिंग कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉन की, ताकि न मुझे प्रॉब्लम हो न अगले किसी एलिमेंट के साथ प्रॉब्लम हो और दोनों को स्टेबिलिटी भी गेन हो जाए। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब भी बात आएगी तो वो आपको कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन जब आप बात करते हो आयनिक बॉन्ड को लेकर के, आयनिक बॉन्ड दो तरीके से बनाया जाता है, या तो आप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हो या तो आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हो। आपको इसमें से कोई भी दो में से एक ऑप्शन लेना पड़ेगा। बॉन्ड बनाने के तीन रास्ते हैं, या तो शेयर करो इलेक्ट्रॉन को, या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करो, या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करो। ये तो पहला चीज अपने दिमाग में क्लियर करिए। फिर दूसरी चीज उन्होंने कहा कि अगर आप शेयर करते हो इलेक्ट्रॉन को तो आपको बॉन्ड क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और ये जो बनेगा ये किससे किसके बीच में बनेगा, ये आपका बनेगा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ये याद रखना है कि जब कभी भी कोई भी दो नॉन मेटल आपस में अगर आपको बॉन्ड बनाते हुए दिखेंगे तो वो जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, आपका कोवेलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन अगर इसी जगह पे अगर आपको दिखता है कि एक मेटल और नॉन मेटल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मेटल है वो पक्का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा और जो नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो जो बॉन्ड वहां बनेगा वो होगा आपका आयोनिक बॉन्ड। तो व्हेन एनी मेटल गोइंग टू फॉर्म द बॉन्ड विथ नॉन मेटल, किसी नॉन मेटल के साथ में अगर वो बॉन्ड बनाएगा तो वो जो बॉन्ड होगा वो कौन से तरीके का बॉन्ड होगा, आपका आयोनिक बॉन्ड होगा। यही दो कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। बॉन्ड बनाने के तीन तरीके, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर इलेक्ट्रॉन दिया या लिया जा रहा है तो वो आयनिक बॉन्ड होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज दोनों चीजें क्लियर होगी। तो जब कभी भी नॉन मेटल की रिएक्शन की बात आती है बच्चों, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली शेयरिंग पे ज्यादा बिलीव करते हैं रादर देन मेकिंग आयोनिक बॉन्ड। क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब पूरी तरीके से दिए या लिए जाते हैं किसी को तो अधिकार उसी का हो गया, पूरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर में अधिकार हो गया। तो आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी बहुत है, आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बहुत वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर में पूरे तरीके से कमांड नहीं है। जब आपके इलेक्ट्रॉन पे आपका कमांड नहीं है तो जाहिर सी बात है उनको कभी भी कोई भी ले जा सकता है, जिसका इलेक्ट्रॉन होगा वो कभी भी लेके जा सकता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर जनरली वीक इन नेचर, जबकि ये आपके कैसे होंगे, दे आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर। अब ये दो वर्ड से देखो, एक वर्ड क्लियर है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है नेचर से तो इसका मतलब है कि दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर ये वीक है तो जाहिर सी बात है कि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा और जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी आपका कैसा होगा, वो भी आपका लो होगा। प्लस जो कंडक्टिविटी की बात है, तो आयनिक सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो कि इलेक्ट्रॉन्स आपको फ्री भी मिल सकते हैं, तो कंडक्टिविटी भी कैसी इनकी होगी, वो इनकी हाई होगी। जबकि जो कोवेलेंट सोल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी भी कैसी होने वाली है, वो आपकी लो होगी। एक वर्ड और बताया जा रहा है वो है आपके पास में सॉल्युबिलिटी का। तो सॉल्युबिलिटी जितने भी आयोनिक कंपाउंड है, दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं अलग पेन से लिख रही हूँ। और जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे दे आर जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सोल्यूशन। अब आप कहोगे ऑर्गेनिक सोल्यूशन क्या होता है मैम? ऑर्गेनिक सोल्यूशन का एग्जांपल है केरोसिन, पेट्रोल, अल्कोहल, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आपके कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। तो उनके अंदर ये कोवेलेंट कंपाउंड्स आपके सॉल्युबल होते हैं, जबकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आपके जनरली वाटर के अंदर में सॉल्युबल। NaCl इज ए आयनिक कंपाउंड, इट इज अ सॉल्ट इन नेचर और वो वाटर में सॉल्युबल है। यस है। मैग्नीशियम क्लोराइड भी सॉल्युबल है, बिल्कुल है। जितने आपने सॉल्ट्स पढ़े हैं वो सारे के सारे सॉल्ट्स आपके वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। तो वो सारे आपके किस में आ रहे हैं, आयनिक में। क्योंकि ये सारे के सारे कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की भी बात की जाए तो जितने भी आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड है मोल्टन स्टेज में दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टन स्टेज दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
वेयर एज अगर हम लोग बात करते हैं आपके कोवेलेंट बॉन्ड को लेकर के, तो दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एनी ऑफ द स्टेज। तो ये आपको याद रखना है कि दे कैन नॉट